हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं गणित का क्षेत्रमिति का प्रश्नावली 9.3। प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे इस प्रश्नावली में हम आयतन के सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो आयतन आता कैसे है वो देख लेते हैं थोड़ा। हमने पढ़ा था, हमने त्रिविमीय आकार के आयतनों के सूत्र पढ़े थे, ठीक है ना। तो आयतन है क्या? आयतन वो चीज़ है, जैसे कोई त्रिविमीय आकार है, मान लो ये त्रिविमीय आकार है, ये कितना जगह घेरेगा वह उसका क्या कहलाता है? आयतन, ठीक है। अब ये आयतन निकालते कैसे हैं? एक घनाभ है और इसका आयतन का सूत्र क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होती है? आधार का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे ये आधार है, उसका क्या सूत्र होता है? आधार मान लो या एक आयत मान लो। आयत का सूत्र क्या होता था? लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो ये घनाभ का जो आपका आधार है वो भी क्या है? एक आयत है। तो इसका भी सूत्र क्या होगा? आयत की तरह लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा इसके क्षेत्रफल का सूत्र, है ना। तो अगर इस क्षेत्रफल को h ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो वह क्या कहलाने लगेगा? उसका आयतन कहलाने लगेगा। तो यहाँ पे एक सूत्र दिया भी हुआ है, यह घनाभ का आयतन बराबर होता है किसके? आधार के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई के, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और समझ लेते हैं ये होता कैसे। मान लो एक ये पेपर शीट है, ठीक है। मान लिया हमने एक पेपर शीट है जिसकी लंबाई L है और उसकी चौड़ाई B है। अब ऐसे ही पेपर को एक के ऊपर एक जमाते चले जाएं, तो देखो ऐसे पेपरों को एक के ऊपर एक जमाते चले जाएं कितना? h ऊंचाई तक, है ना। अगर पेपरों को h ऊंचाई तक जमाते हुए चले जाएं तो क्या बन जाएगा? ये एक घनाभ की तरह दिखने लगा। मतलब ये क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल था। अब इस क्षेत्रफल को h ऊंचाई तक ले गए, मतलब h ऊंचाई से गुणा किया हमने, तो क्या बन गया हमारा? ये पूरा आयतन का हमारा सूत्र बन जाएगा, ठीक है। जो कि यही है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब आते हैं घन के आयतन में। तो घन का आयतन क्या होगा? अब घन में जो है सारी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो मान लो सभी जो विमाएं हैं, मान लो सभी विमाएं क्या हैं? L हैं, ठीक है। लंबाई भी L है, चौड़ाई भी L है और ऊंचाई भी L है। तो इसके आयतन का सूत्र क्या बन जाएगा? इसके आयतन का सूत्र क्या बन जाएगा? L3, ठीक है। या ये भी कह सकते हो, हमने जो पढ़ा है कि मान लो सभी भुजाएं उसकी A है, तो A गुणे A, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया? A3। ये हो गया इसके आयतन का सूत्र। ये हो गया इसके आयतन का सूत्र, किसके? घन के, है ना। अब आते हैं बेलन के आयतन में। तो बेलन का आयतन देखो, जब घनाभ था तो उसमें इसका आधार क्या था? घनाभ में आधार कैसा था? आयत की तरह था। अब बेलन में कैसा है? जो है वृत्त की तरह है, ठीक है। तो वृत्त की तरह है इसका आधार, ठीक है। अब आधार जो है वृत्त की तरह है और h ऊंचाई से उसको गुणा कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमको? इस बेलन का आयतन मिल जाएगा, है ना। तो जैसे घनाभ का आयतन था कितना? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो क्या बना? आधार का क्षेत्रफल तो L गुणे भी था, उसमें h का गुणा कर दिया, ऊंचाई का गुणा कर दिया, तो क्या सूत्र बना था? LBH। ऐसे ही बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। अगर इस वृत्त के क्षेत्रफल को h ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? हमारा बेलन का सूत्र आ जाएगा, है ना। वृत्त के क्षेत्रफल से हमने ऊंचाई का गुणा कर दिया तो बेलन का आयतन आ गया हमारा, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि आयतन और धारिता में क्या अंतर है।
ठीक है, यहाँ लिखा हुआ इन दो शब्दों में अधिक अंतर नहीं है। ठीक, अधिक अंतर नहीं है। तो क्या अंतर है? किसी वस्तु द्वारा घिरी गई जगह की मात्रा उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह जो है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। अब यहीं किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा जो है उसकी धारिता कहलाती है। मान लो एक बेलन आकार का क्या है? टैंक है। अब उसमें जितना पानी भरा जाएगा ना वह उसकी क्या कहलाएगी? धारिता कहलाएगी। ठीक है, जितना पानी भरा जाएगा उस टैंक में वह उसकी धारिता कहलाएगी। और वो जो टैंक है जितनी जगह घेरेगा ना वह उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ें और समझनी है हमें। यदि किसी पानी रखे जाने वाले टिन के बर्तन में 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी भर दिया जा सकता है तो उस टिन के बर्तन की धारिता 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, मतलब अगर कोई आपका बर्तन है टिन का, उसमें जो है उसकी जो उसमें जो पानी है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब तक भरा जा सकता है तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन पानी को तो हम लीटर में नापते हैं, है ना? ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि धारिता को लीटरों में भी मापा जा सकता है। अब जो ये धारिता है ये 100 सेंटीमीटर तो हम पानी नहीं नापते ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी, ऐसा तो हमने नहीं सुना। हमने सुना है कि 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 100 लीटर पानी, है ना? तो इस 100 सेंटीमीटर क्यूब को हमको लीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में भी कोई संबंध है। क्या संबंध है देख लेते हैं कि 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब? मतलब 1 ml में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो मतलब कितने ml हो गया? 100 ml हो गया। ठीक है, वैसे ही 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अतः 1 मीटर क्यूब में कितना होगा? 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा आपके? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, 10 लाख। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 लीटर। मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे? 1000 लीटर हो जाएंगे, है ना? ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर हो जाएंगे। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होगा। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है। ठीक है, ये जब हम जो है आयतन से हमको जो है उसकी धारिता निकालने के लिए बोलेगा तब ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं उदाहरण नंबर 8 में। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब है और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे घनाभ का क्या ऊंचाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? घनाभ के आयतन दिया हुआ है तो आयतन का सूत्र लगा के हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्या है दिया गया मान? ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? आयतन दिया हुआ है जिसको हम 20 से दर्शाते हैं। कितना दिया हुआ? 275 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल को हम एरिया से दर्शाते हैं, है ना? तो कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लगा देते हैं आयतन का सूत्र। तो घनाभ के आयतन बराबर कितना? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया? यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल कितना है?
25 और ऊंचाई को हम h से मान लेंगे। ठीक है, घनाभ का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 275। अब इस 25 का गुणा कर देंगे, इधर 25 गुणे में है, उधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 275/25 बराबर हो गया h। तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25, तो h बराबर कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। h बराबर कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। तो घनाभ की ऊंचाई कितनी आई 11 सेंटीमीटर। उदाहरण नंबर 9, एक घनाभकार गोदाम जिसकी माप 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर है के अंदर कितने घनाभकार के डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि एक डिब्बे का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है। ठीक है, देखो एक घनाभकार का गोदाम है जिसकी जो विमाएँ हैं वो ये है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है। ठीक है, उसके अंदर कितने घनाभकार के डिब्बे रखे जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो है सबसे पहले हमको गोदाम का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे डिब्बे का आयतन है ना, तो गोदाम के आयतन से जब डिब्बे का आयतन का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल डिब्बों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, वो यही पूछ रहा है ना कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। दिया गया मान किसके लिए, घनाभकार गोदाम के लिए। घनाभकार गोदाम के लिए क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है कितनी 60। ठीक है, चौड़ाई कितनी दी हुई है 40 और ऊंचाई कितनी दी हुई है 30। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, अब डिब्बे घनाभकार डिब्बे का आयतन कितना दिया हुआ है, घनाभकार डिब्बे का आयतन 0.8 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम गोदाम का आयतन निकाल लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, गोदाम के आयतन, गोदाम का आयतन बराबर कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये घनाभकार है ना, इसीलिए। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 60, ठीक है, चौड़ाई कितनी है 40 और ऊंचाई कितनी है 30। तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 छंग 72, है ना। तो 72 हो गया और 3 0 लग गए। ठीक है, तो 7200 मीटर क्यूब हो गया। तो गोदाम का आयतन कितना हुआ, ये हो गया। ठीक है, अब जो है ये गोदाम का आयतन आ गया। अब गोदाम के आयतन में से जब हम घनाभकार डिब्बे का आयतन जो है भाग दे देंगे तो कुल डिब्बों की संख्या आ जाएगा, है ना। तो निकाल लेते हैं क्या होगा, कुल डिब्बों की संख्या बराबर है क्या, गोदाम का आयतन बटे एक डिब्बे का आयतन। गोदाम का आयतन बटे एक डिब्बे का आयतन। तो गोदाम का आयतन कितना है, गोदाम का आयतन कितना है 72,000 और डिब्बे का आयतन कितना है 0.8। ठीक है, अब इस 0.8 को भिन्न में बदल लेते हैं तो क्या होगा, 72,000 बटे में 8 और
बटा क्या हो जाएगा, बटे में 1 और दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 शून्य आ जाएगा। अब ये 10 पलट के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो अब ये 10 पलट के ऊपर गया तो कितना हो गया, 72,000 गुणे 10 बटे 8। तो 8 से ये कितनी बार में कट गया, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 अठाई 64, 8 9 72, 8 9 72। ठीक है, कितनी बार में कटा, 9 बार में। तो 9 और 3 जीरो और एक ये 10 का ज़ीरो, तो कितना आ गया। जो घनाभकार गोदाम है उसमें जो रखे हुए डिब्बों की संख्या है वो कितनी है, 90,000। कितनी है, 90,000 डिब्बे रखे जाएंगे, है ना। कितने रखे जाएंगे, 90,000 डिब्बे रखे जाएंगे। ठीक है। उदाहरण नंबर 10, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक ये जो है आपका क्या है, कागज़ है, इससे क्या किया है, एक बेलन बनाया है। ठीक है, जब इसको मोड़ेंगे कागज़ को तो एक बेलन की तरह बन जाता है ना। अब उस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है h जो है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। और इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, बेलन की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है और जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम r से दर्शाते थे और ऊंचाई को h से। तो इसके आयतन का सूत्र लगा देते हैं, है ना। तो आयतन का सूत्र क्या होगा इसके, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ, दिया गया मान, क्या क्या दिया हुआ है, जो है त्रिज्या दी हुई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, बेलन के आयतन बराबर कितना होगा, बेलन का आयतन कितना होगा, पाई r स्क्वायर गुणे h, है ना। ये हो गया आधार और उसमें जब h का गुणा कर देते हैं तो क्या आता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब पाई का मान रख लेते हैं 22/7। ठीक है, r का मान कितना है, 20, तो r स्क्वायर है तो 20 गुणे 20 हो जाएगा। h का मान 14 है। ठीक है, फिर ये 7 से ये 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर क्या होगा, 22 दूना 44 हो जाएगा और 2 दूनी 400। ठीक है, अब इसको गुणा करें तो 44 चौको कितना होगा, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 चौको 16 और 1 17, तो कितना हो गया, 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो बेलन के आयतन का मान है वो कितना आया, 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब आते हैं उदाहरण नंबर 11 में। 11 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज, तो 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़ों को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी क्या है, पिछले सवाल की तरह जो है एक आयताकार कागज है जिसमें उसकी लंबाई 11 है और चौड़ाई 4 है। ठीक है, तो लंबाई, जिसकी लंबाई 11 है और चौड़ाई 4 है। ठीक है, तो क्या किया है, इस कागज को मोड़ के क्या बना दिया गया है, एक बेलन बना दिया गया है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस बार उसने ये त्रिज्या नहीं बताई है तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो हमने सूत्र में पढ़ा था कि ये जो है, जब ये कागज़ को हम काट देते थे तो ये कैसा ये कौन सी जगह होती थी, 2πr, है ना। ये लंबाई जो होती थी उस असल में उसका जो मान होता था वो क्या होता था, 2πr,
क्योंकि ये जब वृत्त खुलेगा तो इसकी परिधि ही तो ये रहती थी ना, लंबाई, है ना। और ये जो एच था वो क्या था, हमारी एच जो था वो क्या था, चौड़ाई था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसकी लंबाई बराबर 2πr रखना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले दिया गया मान लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। दिया गया मान क्या क्या है, आयत की लंबाई बराबर 11 और आयत की चौड़ाई बराबर 4। अब इस बेलन का जो है हमको त्रिज्या r माननी पड़ेगी और ऊंचाई h माननी पड़ेगी। तो माना कि बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। तो जो ये हमारा ये लंबाई होती थी, असल में वो क्या है, बेलन के आधार की परिधि तो होगी ना। जब ये खुलेगा तो कुछ ऐसा ही दिखने लगेगा, है ना। ये बेलन जब खुलेगा तो कुछ ऐसा ही दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये बेलन का आधार की परिधि हो जाएगा। तो क्या लिखें इसको, बेलन के आधार की परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 11, जो कि आयत की लंबाई थी, है ना। तो बेलन की परिधि कितनी हो गई, 2πr, है ना। परिधि का सूत्र क्या होता था वृत्त का, 2πr और बराबर में 11। तो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 11। अब r को यहीं रहने दें और बाकी सबको इधर भेज देते। तो ये 7 भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में, ठीक है। अब ये जो है r के साथ 2 और 22 कैसे हैं, गुणे में, इधर आके क्या हो जाएंगे, भाग में। तो 2 गुणे 22, ठीक है। तो 11 का भाग दिया 22 से, तो 11 दूनी 22, ठीक है। तो यहाँ से r का मान कितना आ गया, 7/4। कितना आ गया, r का मान 7/4 सेंटीमीटर। अब इसको दशमलव में निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम r का मान ऐसे ही रख के जो है मान निकाल सकते हैं आयतन का, ठीक है। अब लगाते हैं बेलन के आयतन का सूत्र बराबर कितना होगा, πr²h, ठीक है। तो पाई कितना है, 22/7, r का मान कितना है, 7/4 गुणे 7/4, ठीक है, गुणे h का मान कितना है, h कितना आया था, 4, ठीक है। तो अब ये 7 से ये 7 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, तो कितना बचा, 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 1, 15, ठीक है। तो 154। अभी देखो ये 2 2 से कट रहा है, तो 2 दूनी 4 और ये कटा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो कितना आया, 77/2। इसको और काटोगे तो कितना हो जाएगा, 38.5, है ना। तो कितना आ गया इसका, बेलन के आयतन का मान कितना आ गया, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब।
यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि जब हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाते थे तो उसमें उसकी इकाई जो है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आती थी, है ना। जब हम आयतन का सूत्र लगा रहे हैं तो उसमें जो है उसकी इकाई कितनी आ रही है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब आ रही है, ठीक है ना। तो ये क्यों होता था ऐसा, यहाँ मान लो यहाँ पे जो क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता था, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई मान लो 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या आता था, हमारे जो है क्षेत्रफल का जो इकाई है वो कितनी आती थी, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आयतन का कैसे निकलेगा, मान लो इसका है जो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। अब इसमें भी रखो 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, 3 बार गुणा हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है आयतन के इकाई में क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब आता है या मीटर क्यूब आता है, और आयत के जो क्षेत्रफल का सूत्र है उसकी इकाई में क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, और आयतन के इकाई में क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब आता है, ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्नावली 9.3 का सवाल नंबर 1 में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में उसका आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हमको बताना है कि किस स्थिति में हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में उसका आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहला है, यहाँ ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, ठीक है। कितना पानी रखा जा सकता है, तो टैंक में पानी रखा जा सकता है। तो पानी रखने की जगह क्या होगी, हम किससे निकालेंगे, आयतन से। किससे निकालेंगे, आयतन से, ठीक है। फिर है दूसरा सवाल कि इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या। अब इसमें अगर हमको प्लास्टर करना है तो कहाँ प्लास्टर होगा, इसकी जो है बाहर की जो बाउंड्री है उस पे, है ना। तो बाउंड्रियों पे ये एक तरीके का वही हो गया ना कि कितनी सामग्री से ये बना है ना। तो कितनी सामग्री से बना होता है जो, उसके लिए हम क्या निकालते थे, हम उसके लिए क्या निकालते थे, क्षेत्रफल निकालते थे, है ना। क्या निकालते थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकालते थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे। अब सी नंबर है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। अब इसमें जो है पानी भरना है, तो पानी भरना है तो फिर से वही बात आ गई कि क्या करना पड़ेगा, हमको इसका आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर है सवाल नंबर 2, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना आप क्या बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक होगा, किसका आयतन अधिक होगा। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ देख रहे हो आप कि जो पहला आयतन है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पहला बेलन है उसका व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और दूसरा बेलन है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बिना परिकलन किए तो हम नहीं बता सकते कि किसका आयतन ज़्यादा होगा किसका कम होगा, है ना। तो
यहाँ पे बोल रहा है कि बेलन बी का आयतन, तो यहाँ पे अगर हम जो बेलन के आयतन का सूत्र होता था वो क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच में ये जो आर है वो स्क्वायर है, मतलब आर का मान क्या हो जाएगा, उसके वर्ग के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आर 7 है और यहाँ पे 14 है, तो 14 का वर्ग और बड़ा होगा 7 से, है ना। तो सीधी सी बात है कि जो बी का आयतन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि आर का वर्ग उसका 14, जो आर का वर्ग है इसमें 14 सेंटीमीटर वाले में और बड़ा आएगा, है ना, 7 सेंटीमीटर के मुकाबले। तो करते हैं इस सवाल को, अब सत्यापित कर लेते हैं एक बार। बेलन बी का आयतन अधिक है, क्योंकि उसकी त्रिज्या अधिक है। ठीक है, बेलन बी का आयतन अधिक है क्योंकि उसकी त्रिज्या अधिक है। अब इसको सत्यापित कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेलन ए के लिए क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं जो कि व्यास का आधा होती है। तो व्यास कितनी है, 7, तो 7/2 हो जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई कितना है, h, तो ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन ए का आयतन कितना हो जाएगा, बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान कितना है, 7/2 गुणे 7/2 गुणे एच का मान 14, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 14 कट गया 7 बार, और 2 से 22 कट गया 11 बार। ठीक है, तो क्या आया, 11 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, इसको हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा उत्तर, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर आते हैं बेलन बी के लिए। बेलन बी के लिए त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, जो कि व्यास कितना है, 14/2, तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन बी का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुणे एच। पाई का मान कितना है, 22/7। पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान कितना है, 7, 7 गुणे 7, क्योंकि 7 आर स्क्वायर है ना, तो आर 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, गुणे एच का मान भी कितना है, 7। ठीक है, तो काट लेते हैं, 7 से 7 कट गया, और यहाँ पे कितना आया, 22 गुणे 7 गुणे 7, तो कितना आ जाएगा, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। हमने सही बताया था कि बेलन बी का आयतन बेलन ए के आयतन से बड़ा होगा, तो
है बड़ा। अब सवाल में एक चीज़ और बोला है कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा इनका। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अब हम निकाल लेते हैं बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो सबसे पहले बेलन ए के लिए निकाल लेते हैं। बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 2πr r प्लस एच। ठीक है, तो मान रख देते हैं 2 गुणे 22 गुणे 7 गुणे r का मान कितना था, 7/2 है ना। और यहाँ पे कितना आया था, 7/2 का आधा कितना होगा, 3.5 प्लस कितना, h का मान कितना था, 14। ठीक है, तो रखते हैं 2 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 7/2 गुणे, इसको जोड़ दिया तो 17.5। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, तो क्या हुआ, 22 गुणे 17.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 22 गुणे 17.5 कर लेते हैं। करेंगे 22 गुणे 17.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बेलन बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बेलन बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr r प्लस एच। ठीक है, तो 2 गुणे 22 गुणे 7 गुणे r का मान कितना रखना है, 7 गुणे r का मान कितना है, 7 प्लस 7, h का मान कितना है, इसमें 7 है। ठीक है, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 14, तो ये 7 से 7 कट गया और 22 दूना 44 गुणे 14, तो कितना हो जाएगा, 44 गुणे 14 कहिए तो कितना हो जाएगा, 44 गुणे 14 किया तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेलन बी का आयतन बड़ा था, वैसे ही बेलन बी का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो हमने जांच कर ली, तो जांच अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है। ठीक है, अब है सवाल नंबर 3। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 है और जिसका जो आयतन है 900 सेंटीमीटर है। अब घनाभ है ना, तो घनाभ कैसा होगा, उसका जो आधार होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, आयतन आयत की तरह दिखेगा। ठीक है, तो उसने आधार का क्षेत्रफल दे दिया है और आयतन दे दिया, ऊंचाई निकालना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया गया मान क्या क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ जिसको हम ए से दर्शा लेते हैं 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन दिया है जिसको हम वी से दर्शाते थे जो कि कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ के आयतन बराबर कितना होता है, घनाभ के आयतन का बराबर का सूत्र क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई।
ये भी पढ़ा था हमने, है ना। तो आधार का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 180, और ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई को क्या मानेंगे h, और घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है 900। तो कितना हो गया 180 गुणे में इधर आके भाग में हो गया, है ना। तो 900 में 180 भाग में दे दिया, और h, तो h बराबर कितना आ गया 900 बटे 180। ठीक है, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, और 18 पंचे 90 होता है ना। तो h का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो उस घनाभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, है ना। अतः घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वह सवाल नंबर 4, एक घनाभ की विमाएं 60, 54 और 30 हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक घनाभ है, बड़ा घनाभ है, मान लो एक बड़ा बॉक्स है। ठीक है, उसमें उसकी जो विमाएं हैं ये हैं 60, 54 और 30। अब उसमें छोटे छोटे जो हैं घन रखने हैं। तो छोटे छोटे घन जिनकी जो विमाएं हैं वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऐसे कितने घन रखे जा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको, घनाभ का जो आयतन है वो निकालना पड़ेगा, और घन का आयतन वो निकालना पड़ेगा, और घनाभ के आयतन से घन के आयतन को भाग दे देंगे तो हमको कुल छोटे घन की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले दिया गया मान क्या क्या दिया है, घनाभ की विमाएं जो कि कितनी है, लंबाई 60 है, चौड़ाई कितनी है 54 है, और ऊंचाई कितनी है 30 है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ये लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता था, आधार होता था, तो आधार गुणे ऊंचाई बोल दो, या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बोल दो। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 60, ठीक है, चौड़ाई कितनी है 54, और ऊंचाई कितनी है 30। तो 60 गुणे 54 गुणे 30 कर दिया हमने। अब क्या कर सकते हैं, हम इनको गुणा कर दें, लेकिन अभी गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम भाग करेंगे ना तो इनमें से कुछ कटेंगे, तो गुणा करने से क्या होगा, हमारी जो है कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, इसीलिए इसको इतने तक ही रख के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आते हैं, तो फिर हुआ घन का आयतन। तो घन का आयतन में भी क्या 6 गुणे 6 गुणे 6 कर देते हैं। अब इसको आगे गुणा नहीं करते, क्योंकि जब हम भाग करेंगे ना घनाभ के आयतन से घन का, तो ये दोनों कुछ कटेंगे, है ना। तो अगर हम गुणा करके लिख देंगे तो फिर हमको काटने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, तो हम ऐसे ही भाग में ऐसे ही लिख के काटेंगे तो आसानी रहेगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या था 60 गुणे 54 गुणे तो घनाभ का आयतन कितना था 60 गुणे 54 गुणे 30, और घन का आयतन क्या था 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है ना, तो अगर हम इसको काटे तो कितना हो जाएगा, 6 नहीं है 54, 6 पंचे 30, और 6 दहाँ 60, तो कितना आ जाएगा 9 पना 45, और 45 दहाँ 450, है ना। तो कितने छोटे घन आएंगे एक बड़े घनाभ में, कितने छोटे घन आएंगे 450। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक लाइन लास्ट में, अतः घनाभ के अंदर 450 छोटे घन
रखे जा सकते हैं। तो अतः घनाभ के अंदर 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 5, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो ये सवाल कैसे करेंगे, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है। ठीक, अब यहाँ सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में भी बदलना पड़ेगा क्योंकि आयतन मीटर में दिया हुआ है। पहले क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया गया मान क्या क्या है, आयतन कितना दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, और उसका जो है व्यास कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, व्यास का आधा होती है ना, जो कि कितना है 140/2, तो कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर में अब हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते थे, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर होंगे। ठीक है, तो इस 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 70। ठीक है, सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो, 1/100 मीटर। ठीक है, तो इस 0 से 0 कट गया तो बचा क्या, 0.7 मीटर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम लगा देते हैं बेलन के आयतन का सूत्र। बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, πr²h। ठीक है, बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब और पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान है 0.7 गुणे 0.7 और ऊंचाई हमको नहीं पता तो h मान लेते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे, सबसे पहले इस दशमलव को भिन्न में बदल लो। ठीक है, 154/1। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 शून्य लग जाएंगे। ठीक है, अब इस 22/7 को लिखा हमने, अब ये 0.7 को भी क्या करो, भिन्न में बदल दो, तो 7/10 हो जाएगा, 7/1। और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक था तो 1 0, तो 7/10 ये भी हो गया, और गुणे में h। ठीक है, तो ये 7 से ये 7 कट गया, है ना। अब क्या करें, 154/100। ठीक है, ये 10 और ये 10 भाग में है इधर h के साथ, तो दूसरे साइड आके क्या हो जाएंगे, गुणे में, क्या हो जाएंगे, गुणे में। ठीक है, ये 22 और ये 7 h के साथ कैसे हैं, गुणे में, तो इधर आके क्या हो जाएंगे, भाग में, तो 22 गुणे 7। ठीक है, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 7 से ये काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 22 से ये 22 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे h का मान कितना आ गया, 1 मीटर। ठीक है, तो बेलन के की ऊंचाई कितनी आ गई, 1 मीटर। अतः बेलन की ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 6 में। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जाने सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर जो है उस आयतन को हमको लीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है, दिया गया मान क्या क्या है, त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी हुई है,
7 मीटर। ठीक है, तो सूत्र लगा देते हैं। बेलन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 22/7 गुणे 1.5 गुणे 1.5 गुणे 7। ठीक है, तो 22/7 गुणे 15 और बटे में 1 और दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 शून्य आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको भी लिखेंगे 15/1, दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 शून्य गुणे 7। इस 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो कितना बचा, इसको भी काट लेते हैं। 5 3 15 और 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया 11 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया, 11 3 33 गुणे 15 बटे में 10। ठीक है, अब इसको गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4995/10। तो अगर लो दशमलव लगाओ तो 49.5 क्या हो गया, मीटर क्यूब जो है इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो क्या करेंगे हम, इस आयतन में हम 1 मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर का गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, टैंक में भरे जाने वाले दूध की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा, 49.5 मीटर क्यूब है ना। तो इस मीटर की जगह पे क्या रख देंगे, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना है, 1000 लीटर है ना। तो लिखें 49.5 गुणे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1000 लीटर। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 9 5 और 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 49,500 लीटर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, टैंक में भरे जाने वाले दूध की मात्रा हो जाएगी। सवाल नंबर 7 में, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुने की वृद्धि होगी और इसके आयतन में कितने गुने की वृद्धि होगी। ठीक है, तो क्या करना है, एक जो है हमारा घन है ना, एक घन है, तो उसको क्या किया है, उसकी सभी जो विमाएं हैं उसको डबल कर दिया है ना। ठीक है, डबल हो गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में और आयतन में, वो देखेंगे। तो हमको क्या क्या पता है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है ना, तो सब कुछ मानना पड़ेगा। तो माना कि घन की भुजा बराबर ए है। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, और घन का आयतन कितना होगा, ए क्यूब है ना, भुजा का क्यूब। ये तो हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। अब हमको क्या करना है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी ये पता करना है। तो क्या किया, अब सवाल के अनुसार घन की नई भुजा 2 गुनी हो गई है ना, तो 2 गुनी होगी तो मतलब 2a हो जाएगी। तो इस हिसाब से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा,
6a² है, तो a का मान इस बार क्या रखना पड़ेगा, 2a रखना पड़ेगा। तो रखो 6 गुणे 2a², तो 6 गुणे 2a गुणे 2a, तो है ना, 6 गुणे 2a गुणे 2a, तो 6 को ऐसे ही रहने दो, 2 दूनी हो गया 4a²। ठीक है, तो अगर ध्यान दें तो इस 4 को बाहर निकालो और 6 को अंदर डालो, तो 4 और ये 6a²। तो ये जब भुजा a थी, अब भुजा 2a हो गई है, तो जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना अंतर आया है, जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना हो गया है, 4 गुना हो गया है ना। कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया है। ठीक है, अब है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, a³। अब a का मान कितना था, 2a रख दिया, मतलब 2 गुनी हो गई है ना, जो है भुजा आयतन की, जो घन की भुजा है वो 2a हो गई है। तो 2a का क्यूब कितना हो जाएगा, 2a गुणे 2a गुणे 2a, तो 2 दूनी 4 दूनी 8a³। तो यहाँ से क्या निकला हमको, a³ तो पुराने वाले घन का आयतन था जब उसकी भुजा a थी। अब जो है नए वाले आयतन में जब उसकी भुजा 2a हो गई है, तो कितने गुने आयतन हो गया है, जब नए वाले घन की जो भुजा है वो 2a हो गई है, तो उसके आयतन में कितना फर्क आया है, आयतन कितने गुना हो गया है, आयतन 8 गुना हो गया है। कितना गुना हो गया है, 8 गुना। मतलब अगर जो है किसी घन की भुजा 2 गुनी कर दी जाए, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, और जो उसका आयतन है वो कितना हो जाएगा, वो 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 8 में एक कुंड है, ये वाला कुंड है, जिसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है, तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस कुंड का आयतन तो पता है हमको, है ना। तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि पानी जो है यहाँ पे मिनट में है, पानी जो है 60 लीटर 1 मिनट में भरता है ना। तो इसको पहले तो घंटे में निकालना पड़ेगा, है ना, कि 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। ठीक है, और इस आयतन को हमको किस में बदलना पड़ेगा, लीटर में। ठीक है, तो जब आयतन को लीटर में बदल देंगे और ये जो है 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है वो पता लग गया, तो जो आयतन है लीटर में, उसको जो है हम प्रति घंटे की दर से जो नल भर रहा है पानी, उसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमको घंटों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, करते हैं। दिया गया मान जो कि कितना है, 108 मीटर क्यूब। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कुंड में पानी भरने की दर कितनी थी, 60 लीटर प्रति मिनट, है ना। 60 लीटर प्रति मिनट है, तो क्या होगा, 60। अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। तो 1 लीटर में
कितना हो जाएगा, ये 1000 भाग में चला जाएगा तो 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस लीटर को हमने मीटर में बदल दिया, मीटर क्यूब में बदल दिया, तो कितना आ जाएगा, 1000 मीटर क्यूब प्रति मिनट। साठ लीटर प्रति मिनट है ना। तो 1 मिनट में मतलब क्या है कि 1 मिनट में 60 लीटर भरता है। तो 60 मिनट में कितने लीटर भरेगा, तो कितना भरेगा, 60 गुणे 60, तो कितना हो गया, 60 गुणे 60 3600 लीटर 1 घंटे में भरेगा, है ना। 3600 लीटर 1 घंटे में भरेगा। कुंड का आयतन था, कितना था, 108 मीटर क्यूब। अब हमको ये चीज़ पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो 108 गुणे 1 मीटर क्यूब की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 1000 लीटर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा कर देते हैं, तो 108 गुणे 3 शून्य और आ जाएंगे। तो कितने लीटर पानी आएगा कुंड में, जो कुंड का आयतन लीटर में कितना होगा, 1,08,000 लीटर जो होगा कुंड का आयतन होगा, ठीक है। अब जो है हमको कितने घंटे लगने वाले हैं ये निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम, घंटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, आयतन बटे पानी भरने की दर, ठीक है। तो आयतन कितना आया है, 1,08,000 लीटर, और पानी भरने, तो आयतन कितना है, 1,08,000, और पानी भरने की दर कितनी आई है, 3600 लीटर प्रति घंटे। तो काट लेते हैं, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे, ये 36 6 से कट गया, 6 छाई 36, और ये 6 कम 6 और 6 8 48, और ये 6 ये 18 काट, तो ये 3 और ये 0 1 बचा है ना। तो कितना हो गया, 30 घंटे, ठीक है। तो कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे, 30 घंटे लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी प्रश्नावली 9.3 समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।